चलो आज के हम हेडिंग लगाएंगे क्या, सेल डिवीजन। आज की हमारी हेडिंग है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी जब स्लाइडर और स्वान ने कोशिका के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया था। तो उसी टाइम पे एक मतभेद या उसका उस सिद्धांत का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो उसी में संशोधन करते हुए रुडोल्फ वर्चू ने बताया था, उन्होंने सीधा एक कथन बोलते हुए बताया, ओमनिस सेलुल ई सेलुला, यानी कि पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये किसने बोला था? रुडोल्फ वर्चो ने, कि पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोशिका विभाजन करती क्यों है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा उदाहरण लें कि जैसे एक ही माता पिता की संतानें उत्पन्न होती हैं, वो जन्म लेती हैं, उनका पालन पोषण होता है। उस टाइम तक, जब तक कि पालन पोषण ना हो जाए, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश ना करें, उस टाइम तक सब क्या रहते हैं? संतुलन में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ज्वाइंट फैमिली में रहें, है ना। हालांकि ऐसी कुछ फैमिली होती हैं जो ज्वाइंट फैमिली रहती है हमेशा, लेकिन फिर भी उनका जो संतुलन होता है ना वो बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उनको अलग अलग होना जरूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार से कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एक कोशिका झिल्ली है, जैसे एक प्रारूपिक कोशिका का चित्र बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये इसका केंद्रक है, दो ही झिल्ली का होता है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक कोशिका का कोशिका द्रव होता है और एक केंद्रक होता है। केंद्रक कैसा होता है? डबल झिल्ली का बना होता है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, यानी कि कौन सी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका है, सब क्रोमेटिन पदार्थ होता है इसका। एक केंद्रक द्रव होता है, एक केंद्रिका होती है। तो जब कोशिका वृद्धि कर रही होती है, उसी समय वृद्धि के दौरान कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच जो संबंध होता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इस स्थिति में एक कोशिका आगे चल के दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। और जब तक कि एक कोशिका दो नई कोशिका नहीं बनाती है, मतलब जब तक कि एक कोशिका दो नई कोशिका बनाती है, इस समय तक का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसे उसका जीवन चक्र बोला जाता है। यानी कि कोशिका के संपूर्ण जीवन काल को उसका कोशिकीय चक्र या सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। इसी को हम अभी डायग्राम की सहायता से समझेंगे, थोड़ा सा ग्राफिक रूप में समझेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो सेल साइकिल हो गया, यानी कि संपूर्ण जो जीवन होता है कोशिका का, जीवन क्या होता है? जब तक कि एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में व्यक्त ना हो, इस समय तक का जो पूरा इसका टाइम पीरियड है, यानी यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा अलग परिभाषित किया गया है, हम समझेंगे अभी। सेल साइकिल का मीन्स ये है कि कोशिका में एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें जीनोम का द्विगुणन होता है, संघटकों का संश्लेषण होता है और संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेल साइकिल में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? जो जीनोम होता है, जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, जो संघटक होते हैं, है ना, संघटक यानी जो कॉम्पोजिशन होता है, जो पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है? संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। और तीसरा होता है जो डॉटर सेल होती है ना, डॉटर सेल्स का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है। ये सेल साइकिल सेल साइकिल होता है। ठीक है, लेकिन सेल साइकिल का जो समय होता है वो हर एक जीव या कोशिका में भिन्न हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो ईस्ट कोशिका होती है उसका जो सेल साइकिल होता है वो 90 मिनट में पूर्ण हो जाता है, यानी कि 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो सेल साइकिल का समय होता है वो हर एक जीव या कोशिका में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ? सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो महत्वपूर्ण बात है क्या है? सेल साइकिल को हम, यानी सेल डिवीजन को हम क्या में पढ़ेंगे? सेल साइकिल के थ्रू ही पढ़ते हैं ना। सेल साइकिल की मूल दो अवस्थाएं होती हैं। सेल साइकिल की मूल कितनी अवस्था होती हैं? दो अवस्थाएं, यानी कोशिकीय चक्र, इसको बोलते हैं हिंदी में कोशिकीय चक्र।
तो इसकी होती हैं दो अवस्थाएं, दो मूल अवस्था होती है। सबसे पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। एम फेज में ही वास्तव में कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। इंटरफेज को बोलते हैं अंतरावस्था और एम फेज को बोलते हैं सूत्री विभाजन। और इंटरफेज की भी तीन उपावस्था होती हैं, G1 S G2। इनको हिंदी में बोला जाता है पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था, है ना, संश्लेषण अवस्था, पूर्व सूत्री अंतरकाल अवस्था। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं सेल साइकिल में। एक्चुअल में सेल साइकिल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका हम समय की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो सेल साइकिल होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है, वो प्रत्येक 24 घंटे के दौरान कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। प्रत्येक 24 घंटे में कोशिका विभाजन करती है। अब जैसे कि हम सुनते हैं कि हम सुबह से जब उठते हैं तो जब हाथ धोते हैं उस समय लाखों कोशिका मर जाती हैं एक बार के हाथ धोने से। इसका मतलब ये होगा कि कोशिका तो मर गई, फिर भी हाथ बने हैं ज्यों कि त्यों, हाथ तो कभी नष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटे के दौरान कोशिका विभाजन करती रहती हैं, तो जो मर गई फिर से नई कोशिका बना गई होंगी, है ना, फिर वो रगड़ने से खत्म हो गई और उनकी विभाजन से नई कोशिका बन चुकी होंगी, है ना। तो हमको यथावत दिखते हैं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि एक बार के हाथ धोने से लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं, ठीक है। तो उसका सेंस यही है, थोड़ा सा हमको यहाँ पर समझना है। चलो अब हम समझते हैं क्या सेल साइकिल में, ठीक है। तो सेल साइकिल को हम थोड़ा सा ग्राफ के रूप में समझते हैं सबसे पहले। लेकिन थोड़ा सा ये समझ लें कि कोशिका विभाजन तो करती है, लेकिन विभाजन से होता क्या है। तो ऊतकों की मरम्मत होती है, पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बन जाती हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो जैन कोशिकाएं होती हैं ना, उनका निर्माण भी सेल डिवीजन के द्वारा ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो कोशिका विभाजन की इंपॉर्टेंस है बहुत सारी, ऊतकों की मरम्मत करना और जैन कोशिकाओं का निर्माण करना एक कोशिका विभाजन के महत्व है, ठीक है। इसी के लिए कोशिका विभाजन मतलब एक काम भी बोल सकते हैं हम कोशिका विभाजन का। अब चलते हैं हम क्या में सेल साइकिल में। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो ठीक बन रहा है ना। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं, यहाँ पे। G1 S G2। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोफेज, पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, टी का मतलब टीलोफेज। और यहाँ पे ए होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, हम आगे समझेंगे क्या होता है। और यहाँ पे जो ए अवस्था है इसको बोलते हैं G0 अवस्था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके सेल्स ए ऐसे डली हैं। यहाँ से इतना, इंटरफेज है या अंतरावस्था है। और यहाँ से यहाँ तक एम फेज। अब देखो थोड़ी सी बात करें, जैसे थोड़ा सा हम टाइम पीरियड समझ लें इसका। इन ह्यूमन सेल, हमको पता है कि जो ह्यूमन सेल होता है इसका जो सेल साइकिल होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होते रहते हैं, यानी प्रत्येक 24 घंटे के दौरान कोशिका विभाजन करती है। तो इस 24 घंटे के केवल 1 घंटे में
यानी कि जो सेल डिवीजन होता है प्रत्येक 24 घंटे में होता रहता है, लेकिन इस 24 घंटे के 1 घंटे में ही केवल ह्यूमन सेल क्या करती है, विभाजन करती है, ह्यूमन सेल। ठीक है, तो इस 1 घंटे का लगभग 95% जो समय होता है वो लगता है केवल इंटरफेज में, और जो 5% समय है ये लगता है केवल एम फेज में, यानी कि सूत्री विभाजन में, ये अंतरावस्था है। तो जो 1 घंटे में कोशिका विभाजन करती है उस 1 घंटे का लगभग 95% जो समय होता है वो अंतरावस्था में खर्च हो जाता है, और बाकी 5% के समय में सूत्री विभाजन हो जाता है। इसलिए कोशिका चक्र को देखो यहाँ पे ध्यान से, कोशिका चक्र में यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, इंटरफेज, यानी पूरे कोशिका चक्र का लगभग सबसे अधिक समय लगता है ना इसमें 95%, तो सबसे बड़ी अवस्था तुमको इंटरफेज ही लग रही होगी। फिर इसके बाद ये एम फेज है, एक छोटा सा G0 अवस्था है। ठीक है, अब चलते हैं हम किसमें, इंटरफेज में। तो इंटरफेज किसे बोलते हैं, तो ये सूत्री विभाजन है, दो सूत्री विभाजन के बीच के समय को या अंतराल को क्या बोलते हैं, अंतरावस्था बोलते हैं। अंतरावस्था यानी कि दो एम फेज के अंतराल को, दो एम फेज के अंतराल को इंटरफेज बोलते हैं। इसी को तैयारी अवस्था या विश्राम अवस्था भी कहते हैं। विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि विश्राम अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि जब सेल डिवीजन करती है तो उसका जो 1 घंटे का समय है उसका केवल 95% समय इंटरफेज में लगता है। तो ऐसा लगता है इसी कोशिका क्या कर रही है, शांत, मतलब बैठी है, आराम कर रही हो, तो इसलिए इसको विश्रामावस्था ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिका विभाजन का सबसे अधिक समय तो इसी में लग रहा है ना, तो इसलिए इसको विश्रामावस्था ही बोलते हैं। अब इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 उप अवस्थाएं होती हैं, G1, S, G2। G1 अब हम क्रम से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो पॉइंट आउट कर दूं मैं इसको, ये G1 है। तो G1 की सबसे पहली बात यह है कि सबसे लंबी अवस्था होती है, ये इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, इसमें आरएनए और एंजाइम का संश्लेषण हो जाता है। और इसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। इसमें कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है, G1 स्टेज में होती है। अगला क्या है, एस फेज, लास्ट है G2। एस फेज मतलब संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस भी होता है और रेप्लिकेशन भी होता है, द्विगुणन भी होता है। यानी कि एस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। यानी कि यदि किसी कोशिका, जैसे एक कोशिका है, यदि ये कोशिका G1 स्टेज में, इसमें गुणसूत्र, इसमें डीएनए की मात्रा है, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में यदि G1 फेज में डीएनए की मात्रा 2C है तो एस फेज के दौरान इसमें डीएनए की मात्रा 4C हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें गुणसूत्र की मात्रा स्थिर रहती है, ये पॉइंट में लिखना पड़ेगा। गुणसूत्र की जो मात्रा होती है ना वो स्थिर होती है। इसका मतलब ये है कि यदि G1 अवस्था में कोई कोशिका में गुणसूत्र, यानी कोशिका में गुणसूत्र कैसे हैं, 2n है, तो एस अवस्था के बाद भी इसमें गुणसूत्र 2n ही रहेंगे, ना तो 4n होंगे ना केवल n होंगे। ठीक है, यानी कि एस अवस्था में केवल, यानी ये बात चल रही किसकी, डीएनए की, और ये बात किसकी चल रही, गुणसूत्र की। यानी कि एस अवस्था में गुणसूत्र की मात्रा तो स्थिर रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, यानी डीएनए का द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एस अवस्था में
गुणसूत्र के ये जो क्रोमेटेड होते हैं ना, ये स्पष्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स स्पष्ट हो जाते हैं। लास्ट अवस्था होती है G2 फेज। इस अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हिस्टोन अष्टक होता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और इसमें केंद्रक का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि जो इंटरफेज है इसमें सबसे अधिक समय लगता है। पूरे इंटरफेज में इतने में कितने का समय लग जाता है, लगभग 95% का समय लगता है। और केवल जो एम फेज है, वास्तव में कोशिका का विभाजन तो इसी अवस्था में होता है, लेकिन इसमें केवल कितना लगता है, 5% का समय लगता है, और इसमें 95% का समय लगता है। अब देखो इंग्लिश में लिखा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एंड्रॉइड फोन चलाते हैं ना, तो उसके लिए तो आप इशू नहीं बनाते ना कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए भी इशू नहीं बनाना है, ठीक है। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, उसमें इंग्लिश टर्म को पकड़ के चलना पड़ेगा यदि बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, है ना। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो तुमको जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसको तो पकड़ के चलना पड़ेगा। तो तुमको माहौल में ढलना है, अपने माइंड को एक व्यवहारिक बनाना है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसको तुमको व्यवहार में ही लाना पड़ेगा, तभी तुम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। ये कोई ज्ञान नहीं है ना, कि आती नहीं है। तो ये बात ध्यान सोच के चलना है ढंग से, ठीक है ना। इसमें ज्यादा जोर नहीं देना है। बात यह है कि जैसा पढ़ाया जा रहा है ना, ध्यान से वैसी कोशिश करना है। वादा करता हूँ इंग्लिश का मुद्दा नहीं बनेगा कि इंग्लिश आती नहीं, ठीक है ना। ऑटोमेटिक चीजें ठीक होने लगती हैं, जब हम माहौल में ढलने लगते हैं ना, तो चीजें ठीक होने लगती हैं। हमेशा कंफर्ट जोन में रहने का नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया क्या अपना इंटरफेज अवस्था, यानी कि अंतरावस्था। अब जो एम फेज होता है, एम फेज वास्तव में दो अवस्थाओं में होता है, यानी दो चीजें होती है इसमें एम फेज में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ना कि एक क्या है, कोशिका झिल्ली है, और एक क्या है, केंद्रक है। ये इसका कोशिका द्रव है और ये इसका केंद्रक द्रव है, ठीक है, मतलब दोहरी झिल्ली है। तो एम फेज में कोशिका का विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होता है, ऐसे दो केंद्रक बन जाते हैं, और इसके बाद फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है, यानी कि ऐसे करके ऐसे दो कोशिका द्रव दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक संतति कोशिका, एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बन जाती हैं। तो केंद्रक विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और बाद में जो कोशिका द्रव का विभाजन हुआ है ना, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इस साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव विभाजन। तो ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, यानी कि जो चार अवस्था है ना कैरियोकाइनेसिस की, एक कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। एक केंद्रक का विभाजन होता है इन चार अवस्थाओं में, और इसमें कोशिका द्रव का विभाजन हो जाता है। तो एम फेज इन दो अवस्थाओं में कंप्लीट होता है, यानी कि हम एम फेज में पढ़ेंगे किस किस को, कैरियोकाइनेसिस को और साइटोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस में पढ़ेंगे हम चार अवस्थाओं को, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो अभी हमने आज के इस लेक्चर में केवल इंटरफेज को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम एम फेज को पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। फिर से, एक मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन से ऊतकों की मरम्मत होती है और जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए कोशिकाएं कोशिका विभाजन करती हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कारण है, मतलब करती क्यों है, ये तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया कोशिका विभाजन का। तो वही है कि इसका जो संतुलन होता है, जैसे कोशिका द्रव और केंद्रक का जो आपसी संबंध होता है ना, वो अटूट होता है, लेकिन जब ये संबंध टूट जाता है तो विभाजन करना स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए कोशिकाएं विभाजन करती हैं, ठीक है। अब किसी भी सेल का जो पूर्ण जीवन काल होता है उसको उसका
सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल में 3 चीजें होती हैं, जीनोम का रेप्लिकेशन होता है, संघटकों का संश्लेषण होता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो देख लिया ना, एस फेज में क्या हो गया, जीनोम का रेप्लिकेशन हो गया, संघटकों का संश्लेषण कहाँ होगा, G1 फेज में, और डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो जाना है, सूत्री विभाजन में, है ना। तो सेल साइकिल में यही तो 3 अवस्था है मेन। ठीक है, तो इन कोशिका के इन जो घटना होती है इनके पूरे क्रम को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। अब सेल साइकिल को ध्यान से देखा तो ऐसे होता है। इंटरफेज किसे कहते हैं, 2 एम फेज के बीच के अंतरकाल अवस्था को क्या बोलते हैं, 2 एम फेज के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, इंटरफेज। ठीक है, जीवन क्या होता है, डीएनए के द्विगुणन और एम फेज के बीच की अवस्था को G1 फेज कहते हैं। एस अवस्था क्या होती है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है, उसको हम एस अवस्था बोलते हैं। G2 क्या होती है, इसमें आकार बड़ा हो जाता है केंद्रक का और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से इंटरफेज कंप्लीट हो चुका है। और सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया था, जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ना, जो कि रुडोल्फ वर्चो द्वारा दिया गया था, वहीं से आया था, इस कथन से, ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। तो कई एग्जाम में तो ये पूछ लिया जाता है कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो लिखना पड़ता रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में एम फेज को पढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।